डायबिटीज़ यानी मधुमेह, जिसे हम आम भाषा में शुगर भी कहते हैं। यह बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है और खराब जीवन शैली के कारण भी हो सकती है। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम जानते हैं डॉक्टर आशीष जहांगीर जी से डायबिटीज़ से जुड़े कुछ अहम सवाल। डायबिटीज़ क्या होती है? सबसे पहले अपन बात करते हैं डायबिटीज की। आप आज चाहे कोई न्यूज़पेपर उठाइए, चाहे किसी 5 जनों से बात कीजिए, आप कहीं पे सभा में जाते हैं तो सभी में कुछ ना कुछ ये चीज रहती है कि भाई हमें डायबिटीज हो गया है, इनको भी डायबिटीज हो गया है। तो आपको एक बार बेसिक पता रहना चाहिए कि डायबिटीज क्या है और इसके किस वजह से ये बीमारी आती है। तो सबसे पहले चालू करते हैं, डायबिटीज क्या है। ये अपने शरीर में अगर शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा एक निश्चित पैमाने से ऊपर जाती है तब डायबिटीज आने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर अपनी जो शर्करा या ग्लूकोज है वो 100 मिलीग्राम से कम रहना चाहिए जब वो खाली पेट हो, और जब वो खाना खा लेते हैं उसके बाद में 2 घंटे के बाद में अगर अपन चेक करते हैं तो वो 140 से कम रहना चाहिए। पर किसी कारणवश अगर आपकी शर्करा या ग्लूकोज अगर 100 से ज्यादा जाता है तो 2 अलग अलग कैटेगरी के अंदर आप आते हैं। अगर आपका शुगर 100 से 126 के बीच में खाली पेट आता है तो आप प्री डायबिटिक हैं, मतलब कि डायबिटीज अभी आया नहीं है पर उसके आने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है, और इसको प्रयास करके अगर आप खत्म कर सकते हैं तो डायबिटीज कभी नहीं आएगा। अगर आपने अपने ऊपर प्रयास नहीं किए तो आपको डायबिटीज आने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी और 1, 2 या 5 साल के अंदर अंदर आप इस बीमारी की गिरफ्त में आ जाएंगे। तो आपको प्री डायबिटिक है तो सचेत होने की ज्यादा आवश्यकता है। इसके बाद में अगर आपका खाली पेट शुगर 126 से ज्यादा या खाना खाने के 2 घंटे बाद में आपका शुगर अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा जाता है तो कंफर्म है कि आपको डायबिटीज की बीमारी आ गई है। इसको कंफर्म करने का एक तरीका और होता है कि अगर हम पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर, जिसको अपन HbA1c बोलते हैं, आपने कई बार देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं हर 3 महीने या 6 महीने में जांच करवाते हैं। तो अगर आपका HbA1c 6.5 मतलब 6.5 से ज्यादा है तो आपको डायबिटीज आने की संभावनाएं आ चुकी हैं, और अब आपको उसके लिए जितना HbA1c रहता है उस हिसाब से जीवन शैली में परिवर्तन करना है, और साथ में दवाइयों का उपयोग करना है कि नहीं करना वो आपके डॉक्टर से परामर्श करके आपको निर्धारित करवाना है। तो ये रहा कि डायबिटीज क्या है। जब अपने शरीर में शर्करा की मात्रा या शुगर की मात्रा बढ़ जाती है ये बीमारी आ जाती है। डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है? अब बात करते हैं डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। जैसा कि मुख्य विचारधारा है कि डायबिटीज मुख्यतः 4 टाइप की होती है। 2 टाइप अपने को कॉमनली पता होती है, 2 टाइप बहुत रेयर होती है इसलिए अपने को ज्यादा ध्यान नहीं रहता। तो हम बात करेंगे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज की। दोनों डायबिटीज में थोड़ा सा फर्क रहता है। एक में फर्क ये है कि अगर अपने शरीर में इंसुलिन बनने की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाए या बीटा सेल्स पैंक्रियाज में खत्म हो जाए तो उस वजह से इंसुलिन की कमी की वजह से आने वाले डायबिटीज को हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। ऐसे ही टाइप 2 डायबिटीज होता है वो उम्र दराज लोगों में आता है। 80 to 90% पॉपुलेशन जो डायबिटिक की है वो टाइप 2 डायबिटिक है। वो एक उम्र के बाद में जैसे 30 साल या 40 साल के बाद में अगर अपनी लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, मोटापा है, खाने पीने पर परहेज नहीं रखते हैं और अपने परिवार के अंदर ये आनुवंशिक रूप से बीमारी चली आ रही है तो टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसमें या तो इंसुलिन पूरी तरह से काम नहीं कर पाती या काम ना करने के साथ में पूरी तरह से निकल नहीं पाती। इस वजह से अगर डायबिटीज आता है तो इसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। तो इन दोनों को बीमारी का कारण जो मैकेनिज्म एक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, पर इनके जो लक्षण होते हैं वो मुख्यतः एक जैसे से होते हैं। क्योंकि शुगर बढ़ रहा है इसलिए लक्षण भी कुछ काफी हद तक कम होते हैं। डायबिटीज़ के लक्षण क्या क्या होते हैं? अगर आपको बार बार पेशाब आता है, आपको बार बार प्यास लगती है, गला आपका बार बार सूखता रहता है, या आपको बार बार
फंगल इन्फेक्शन होते रहते हैं, फोड़े फुंसियां बार बार होते रहते हैं, आपकी इम्यूनिटी काफी कम है, आपका वजन अचानक से गिरने लग गया है, बार बार पसीने जैसे आते हैं, या आपका कंसंट्रेशन पावर अचानक से कम होने लग गया है, कहीं खेल रहे हो और वहां पे आप है ना डिहाइड्रेशन की वजह से चक्कर खा के गिर गए या बेहोश हो गए, तो आपको डायबिटीज आने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि ये सारे लक्षण डायबिटीज की ओर इंगित करते हैं। अब इसको जांच कराने का सबसे आसान तरीका है, आप लेबोरेटरी में जाइए, खाली पेट शुगर की जांच करवाइए, भोजन करने के 2 घंटे बाद में शुगर की जांच कराइए और HbA1c की जांच करवाइए। इनकी वैल्यूज अगर 6.5 से ज्यादा आती है, आप डायबिटिक है। आपको एक पास में कोई भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, अगर वो व्यवस्था ना हो तो आप किसी भी फिजिशियन को दिखा सकते हैं। डायबिटीज़ की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती है? तो अब इसकी वजह से परेशानी क्यों रहती है, क्यों लोगों को इतनी दिक्कतें आती हैं? तो इसका कारण ये है कि जैसे कोई भी एक एनर्जी होती है या ऊर्जा होती है जो अपने शरीर के लिए आवश्यक होती है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास गाड़ी है और गाड़ी के अंदर आपने अपना पेट्रोल डाला जो आपका ईंधन है, तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी। पर अगर आपने ईंधन ज्यादा डाल दिया और मान लीजिए उसको वेस्ट करने का कोई तरीका नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं वो पेट्रोल बाद में नुकसान करने लग जाएगा। सेम ऐसी चीजें अपने शरीर में होती है। अपने शरीर का जो ईंधन होता है वो ग्लूकोज होता है। अगर वो अपनी लिमिट से बढ़ गया और खून में वो एक्स्ट्रा मात्रा में प्रवाहित होता रहा, तो वो धीरे धीरे हर एक अंग को खराब करने लग जाता है, चाहे वो आपकी आंखें हो, मस्तिष्क हो, आपकी त्वचा हो, बाल हो, गला हो, श्वास हो, दिल हो, पेट हो या पैरों की नसें हो, किडनी हो, हर एक अंग को एक निश्चित मात्रा में खराब करने लग जाता है। अगर आप इस दुनिया में गूगल करके देख लीजिए या फिर जो मेडिकल मैगजीन्स है वो देख लीजिए, किसी भी बीमारी का जो सबसे मुख्य कारण है वो आज नंबर 1 पे डायबिटीज ही है। अगर आप बात करें कि हार्ट अटैक आने के चांसेस किन लोगों में ज्यादा रहते हैं, तो 50% लोग डायबिटिक होंगे। अगर आप बात करें अंधता का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो जन्मजात अंधता को छोड़ दीजिए, उसके बाद में 85% लोगों में अगर अंधता आती है तो उसका कारण सिर्फ डायबिटीज है। एक्सीडेंट को छोड़ दीजिए, इसके अलावा अगर पैर काटने की कहीं नौबत आती है जिसको अपन एम्पुटेशन बोलते हैं, वो 80 to 90% डायबिटीज की वजह से होता है। अगर आप कहीं किडनी अस्पताल में जाते हैं, वहां पे अगर आप देखते हैं तो वहां पे जिनका डायलिसिस हो रहा है उनमें 85% पेशेंट्स को डायबिटीज होने की वजह से किडनी फेल हुई है और इस वजह से डायलिसिस चल रहा है। तो किसी भी बीमारी का नाम लीजिए, उसमें डायबिटीज हमेशा नंबर 1 ही रहता है। इसी वजह से इस बीमारी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और इसकी रोकथाम के लिए जितने अपन प्रयास करें वो अपने लिए फायदेमंद रहेंगे। डायबिटीज़ के रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? अब बात करते हैं इसकी रोकथाम की। जैसा कि मैंने बताया कि ये जीवन शैली में परिवर्तन की वजह से आने वाले विकार हैं, तो आप अगर अपने जीवन शैली को पूरी तरह से अच्छा रखेंगे, जैसे कि जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, सुबह व्यायाम या एक्सरसाइज करेंगे और जितना हो सके बैलेंस्ड या हेल्दी डाइट लेंगे, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा केवल 20% हो, सलाद, सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, नमक और तेल की मात्रा नॉर्मल से थोड़ी सी कम हो, तो आपका जीवन शैली काफी हद तक एक निश्चित लाइन में है और आप डायबिटीज अगर आ गया है तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर नहीं आया है तो आप उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो कि डायबिटीज को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल सीडेंटरी है, यानी आप अपने सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या में कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे कि आपकी कैलोरीज बर्न हो या फिर आपके पसीने ना आए एक्सरसाइज करके, तो आपको मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप एक बार एक्सरसाइज करना अपने जीवन में चालू कीजिए। आपको ये बहुत ही आसानी से टाली जाने वाली बीमारी के आने की संभावनाएं काफी कम हो जाएगी। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब बात करते हैं कि डायबिटीज अगर आपको हो गया है तो किन चीजों का आपको हर रोज ध्यान देना चाहिए। सबसे जरूरी चीज है आपके पैर। अगर आप अपने पैरों का हर रोज सुबह और शाम को सोने से पहले अगर पूरी तरह से साफ करके उनको अच्छी तरह से तेल या वैसलीन लगा के उनको क्लियर रखते हैं, पैरों में बीवाई नहीं फटती है, तो डायबिटीज की वजह से आने वाला खतरा काफी हद तक पैरों से टल जाता है।
दूसरी बात, अगर आप हर रोज व्यायाम करते हैं जिसमें कि दो अलग अलग पार्ट होते हैं, एक होता है वार्म अप और वार्म डाउन, जो कि एक्सरसाइज करने से पहले चालू करते हैं और एक्सरसाइज खत्म करने के बाद में करते हैं, वो साथ में एक एक्सरसाइज जिससे कि आपको पसीने आ जाए और सांस भर जाए। ज्यादातर लोगों को ये वहम रहता है कि वो सुबह सुबह चल लेते हैं, वो उनकी एक्सरसाइज है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी अच्छी हेल्थ बुलेटिन पढ़ते हैं या कोई भी अच्छी बुक पढ़ते हैं, उसमें ये क्लियर कट मेंशन है कि अगर आप 10,000 कदम रोज चलते हैं, तो अगर आप स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसका मतलब है कि अगर 10,000 कदम अपन चल रहे हैं और अपन सोच रहे हैं अपन बीमारी से ठीक हो जाएंगे, तो वो सही नहीं है। बीमारी से ठीक होने के लिए अपने को 10,000 कदम से ज्यादा चलना चाहिए, तो वो एक नॉर्मल इंसान के लिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। तो इसी को अपन दूसरे फॉर्म में लेना है, वो ये है कि अगर अपन 20 मिनट के लिए हाई इंटेंसिटी वॉक करते हैं या फिर ब्रिस्क वॉक करते हैं, वो अपने को ज्यादा फायदा देगी बजाय कि 1 घंटे धीरे धीरे चलने के। अपनी नॉर्मल स्पीड जो होती है वो 6 किलोमीटर पर आवर होती है, तो अगर आप 1 घंटे में टहल के आते हैं 5 किलोमीटर, तो मतलब वो कैसे भी किसी भी कैटेगरी में एक्सरसाइज की श्रेणी में नहीं आती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 1 घंटा खराब मत कीजिए, 5 से 10 मिनट आप वार्म अप कीजिए, फिर अच्छे शूज पहनिए, फिर आप 15 से 20 मिनट या हो सके तो आधा घंटा, अगर आपका स्टेमिना अच्छा है तो इतना तेज चलिए कि आपका सांस भर जाए और पसीने आने लग जाए। अगर आप इस कंडीशन तक पहुंच जाते हैं तो ये आपको ज्यादा फायदा देगी बजाय कि 1 घंटे पैदल चलने के। जब आपकी वो खत्म हो जाती है तब थोड़ा योगा जैसे कि सूर्य नमस्कार, कपालभाति, सीटअप्स, पुलअप्स, जो अगर आपकी उम्र गवाही दे कि इतना कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिए। अगर आप वृद्ध इंसान हैं तो इन एक्सरसाइज को आप टाल भी सकते हैं, पर ब्रिस्क वॉकिंग करना आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपके घुटनों में तकलीफ रहती है तो आप नी कैप पहन सकते हैं, वो भी आपको काफी फायदा देगा ताकि आप लंबी दूरी बिना पेन के या बिना दर्द के पार कर सके। फिर बात आती है जब आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है तब आपको वार्म डाउन करना भी बहुत जरूरी है, मतलब अपने शरीर को थोड़ा सा कूल डाउन करना, और फिर 5 से 10 मिनट आप चटाई बिछा के आराम से लेट जाइए ताकि जो शरीर में गर्माहट आपने एक्सरसाइज करके पैदा की है वो अब शरीर को वापस से कूल डाउन कर सके। इसके अलावा जो आपको ध्यान देना है, अगर आपको डायबिटीज की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, जैसे कार्डिक प्रॉब्लम हो गई है या फिर आपको किडनी से संबंधित प्रॉब्लम हो गई है या पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से या डायबिटोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर उनको उचित लगता है तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे ताकि आपका पर्याप्त मात्रा में और समय रहते पूरी तरह से बीमारी का निदान हो सके। तो देखा ना दोस्तों, कुछ सावधानियां व योग का सहारा लेकर हम इस बीमारी पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए आप देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई जानकारी के साथ।